जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी ए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में कल आपके एग्जाम होने वाले हैं, यानी 18 दिसंबर 2025 को बीए फिफ्थ सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स के पेपर का नाम क्या है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। पेपर कोड है ECO 305। ठीक है, इसमें पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर एक साथ मिलेगा। एक क्वेश्चन पेपर जो है आपका 2023-24 का, उसको मैंने सॉल्व कर लिया है, उसको मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जो आपका 2024-25 सत्र वाला क्वेश्चन पेपर है, उसे आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग फिर से देख सकते हैं पेपर कोड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, बाकी जो बातें हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में कि 2024-25 वाला क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा, उसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। पहले क्लास करते हैं। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उपभोग स्तर बढ़ता है और लाभ संभावनाएं भी बढ़ती हैं। डी ऑप्शन राइट है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर पहले का समय का अभाव है, तो आप लोग जो इंग्लिश वाला है उसे देखते चलेंगे। ठीक है ना। किस परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव एवं लाभप्रद है? किस परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव एवं लाभप्रद होता है? तो लागतों में तुलनात्मक अंतर जब होता है, ठीक है ना, तब आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभप्रद होता है और ये संभव होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। प्रश्न नंबर तीसरा है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चले, तीसरा क्वेश्चन है कि रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है? मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है ना। ठीक है ना। चले, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में अवसर लागत का प्रयोग किया। किसने किया? हैबरलर ने किया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कौन सा वक्र एक वस्तु की मांग को दूसरी वस्तु की पूर्ति के संबंध में परिभाषित करता है? तो यह प्रस्ताव वक्र है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है? तो डेविड रिकार्डो है। डी ऑप्शन आपका राइट है। व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डेविड रिकार्डो। ठीक है, चलिए। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अवसर लागत सिद्धांत में रैखिक उत्पादक संभावना वक्र प्रदर्शित करता है। कौन? स्थिर अवसर लागत। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर पूछा गया है, उत्पादन में किसी देश को पूर्ण विशिष्टीकरण निम्न स्थितियों में प्राप्त हो सकता है। किस स्थिति में? लागत समता की स्थिति में। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर पूछा जा रहा है, यदि P मूल्य स्तर हो, X निर्यात का आयात का तथा Q परिणाम का द्योतक हो, तो आय व्यापार शर्त होगी। क्या होगी? PX/PM इंटू QM। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पारस्परिक मांग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पारस्परिक मांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? JS मिल है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किससे जैकब वाइनर का नाम संबंधित है? जैकब वाइनर का नाम एक साधनात्मक व्यापार की शर्त से संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि संतापी समृद्धि की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। किसके द्वारा किया गया है? जगदीश भगवती के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। जगदीश भगवती आपके बहुत ही ये भारतीय इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, इनके बारे में अच्छे से कवर कर लीजिएगा, कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। चले, साधन कीमत समानीकरण प्रमेय इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? HOS प्रमेय के रूप में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हेक्सचर ओहलिन सिद्धांत की मान्यता है। कौन है? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल देखें, उत्पाद एवं साधन दोनों बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। इंग्लिश में भी देखते चलिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि देखिए क्लास को रिकॉर्ड करेंगे, फिर इसे एडिटिंग करना पड़ेगा, फिर अपलोड करेंगे, कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो ओहलिन की सापेक्षिक साधन प्रचुरता की कीमत कसौटी के अनुसार देश यानी ए में
पूंजी की प्रचुरता है जब पूंजी और श्रम की कीमतों का जो अनुपात है वह देश बी की तुलना में ए में कम है। ठीक है, देश बी की तुलना में ए में काम है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। समझ में आया? फिर से देख लेंगे। ओलिन की सापेक्षिक साधना प्रचुरता की कीमत कसौटी के अनुसार देश ए में पूंजी की प्रचुरता है जब पूंजी और श्रम की कीमतों का अनुपात देश बी की तुलना में ए कम है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। प्रश्न नंबर 16 देखें, हेक्सचर ओलिन सिद्धांत की वैधता को चुनौती देने वाले तथ्य को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? लियोन्तिफ विरोधाभास के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर पूछा गया है। देखें, स्टोपलर सैमुलसन प्रमेय की मान्यता है। ठीक है, इसकी मान्यता क्या है? इसकी मान्यता है दो देश परस्पर व्यापार करते हैं, एक देश दो साधनों से दो वस्तुओं का उत्पादन करता है, दोनों वस्तुओं के उत्पादन फलन रेखीय तथा प्रथम कोटि का स्वरूप है। ये भी आपके करेक्ट है, इसमें डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर पूछा गया है। पॉल कुग्रमैन के नए व्यापार सिद्धांत के अनुसार देश के बीच व्यापार को संचालित किया जा सकता है। कैसे संचालित किया जा सकता है? तो ध्यान रखना है इसमें आपको, कुछ उद्योगों में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता सृजित करने वाली पैमाने की मित व्यवस्थाओं के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या होते हैं? उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होती है। ठीक है, रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है, आर्थिक विकास होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्राविधिक पाश्चात्य के प्रारूप को विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित, या इंग्लिश में भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज डेवलप्ड बाई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्राविधिक पाश्चात्य प्रारूप को विकसित किया गया था किसके द्वारा? MP पोस्नर के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ का स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ का स्रोत क्या है? तुलनात्मक लाभ होता है। ठीक है ना, कंपैरेटिव एडवांटेज। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतरक्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है, यह कथन संबंधित है। ये किसने कहा था? ओहलिन ने कहा था ये। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, हैबरलर ने नहीं कहा था, ओहलिन महोदय ने कहा था, इन्हीं का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक किसी देश की व्यापार शर्तों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो देखें, इसमें प्रशुल्क है, अवमूल्यन है, आर्थिक समृद्धि। ये तीनों क्या है? किसी देश की व्यापारिक शर्तों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो स्थिर विनिमय दर होता है ये प्रभावित नहीं करता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, यदि एक पूंजी प्रचुर देश आयात प्रशुल्क लगा देता है तो उस देश में श्रम की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए प्रश्न नंबर 25 है, स्वतंत्र नीति की क्या विशेषता है? स्वतंत्र नीति की विशेषता होती है घरेलू तथा विदेशी वस्तुओं के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए और बी दोनों राइट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मात्रात्मक प्रतिबंध है। मात्रात्मक प्रतिबंध कौन है? आयात अभ्यंश। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, संरक्षण की नीति का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? संरक्षण की नीति का सुझाव हैमिल्टन ने दिया था सबसे पहले। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए पूछा गया है, संरक्षण के पक्ष में गैर आर्थिक तर्क है। संरक्षण के पक्ष में गैर आर्थिक तर्क क्या है? सुरक्षा तर्क है, स्वदेशी भावना तर्क है, आत्मनिर्भरता का तर्क है। ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए किस नीति का अनुसरण करना उपयुक्त होगा? तो संरक्षण नीति का, ठीक है, प्रोटेक्शन पॉलिसी का
नीति का अनुसरण करना उपयुक्त होता है? बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए प्रश्न नंबर 30 है, अनुकूलन प्रशुल्क दर वह है, ठीक है, अनुकूलन प्रशुल्क दर वह है प्रशुल्क से होने वाली हानि को न्यूनतम करें। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 31। देखिए पूछा जा रहा है कि जिस प्रकार स्वतंत्र व्यापार प्रचुर साधन की कीमत को बढ़ा देता है और दुर्लभ साधन की कीमत को घटा देता है, उसी प्रकार संरक्षण दुर्लभ साधन की कीमत को बढ़ाता है और प्रचुर साधन की कीमत को घटाता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि संरक्षण की आवश्यकता होती है, संरक्षण की आवश्यकता आयात प्रतिस्थापन एवं औद्योगिकरण नीति में होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रशुल्क का प्रभाव नहीं है? प्रशुल्क का प्रभाव कौन सा नहीं है? देखें संरक्षण प्रभाव, उपभोग प्रभाव और राजस्व प्रभाव, ये तीनों क्या हैं? प्रशुल्क के प्रभाव हैं। कौन नहीं है? रैचेट प्रभाव आपका नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, अभ्यंश का प्रमुख उद्देश्य है, अभ्यंश का प्रमुख उद्देश्य होता है भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करना, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना, आंतरिक मूल्य स्तर को स्थिर करना, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अभ्यंश का प्रकार नहीं है? अभ्यंश का प्रकार कौन सा नहीं है? देखें इसमें जो आपका एक पक्षीय अभ्यंश है, द्विपक्षीय अभ्यंश है और प्रशुल्क अभ्यंश, ये तीनों के तीनों अभ्यंश के प्रकार हैं, ठीक है। स्वतंत्र अभ्यंश ये आपका अभ्यंश का प्रकार नहीं है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को निम्नलिखित के बीच व्यापार और समझौते के सृजन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यह विभिन्न देशों के बीच, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। क्लियर हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है? आर्थिक एकीकरण का महत्वपूर्ण कारण है भौगोलिक निकटता। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में सदस्य देशों द्वारा गैर सदस्यों से आयातित वस्तुओं पर एक सामान्य बाह्य प्रशुल्क लगाने के साथ आंतरिक प्रशुल्क को समाप्त कर दिया जाता है? तो यह सीमा शुल्क संघ पर, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापार बाधाएं कम होने पर संसाधनों का अकुशल से कुशल कंपनियों में स्थानांतरित होना एकीकरण का कौन सा प्रभाव है? तो यह एकीकरण का प्रायोगिक प्रभाव है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, डायनामिक इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 का ए करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 40 है कि जब व्यापार बाधाएं कम हो जाती हैं और बाजार का आकार बढ़ जाता है तो इसे कहा जाता है, इसे एकीकरण का प्रायोगिक प्रभाव कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 41 क्या है, देखें पूछा गया आपसे कि साप्टा किस वर्ष से लागू हुआ? साप्टा यह लागू हुआ था 1 जनवरी को, ठीक है ना, 1 जनवरी 2006 को साप्टा लागू हुआ था। साप्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छे से याद कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है, मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साप्टा के बारे में पूछा है। साप्टा निम्नलिखित के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता है। यह किसके सदस्यों द्वारा? सार्क के द्वारा, आसियान के द्वारा, या यूरोपीय यूनियन के द्वारा, या एसएसए के द्वारा? बताइए। बिल्कुल देखें यह जो है साप्टा, यह आपका सार्क के द्वारा हस्ताक्षरित है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है आपसे कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ, तो जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है बताइए। बिल्कुल शंघाई चीन में है ब्रिक्स का मुख्यालय। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है?
इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके प्रथम हेड कौन थे, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है। ब्रिक्स संगठन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, इसका प्राथमिक लक्ष्य है, ठीक है, इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है, सदस्य देशों के बीच सहयोग एवं विकास को सुविधाजनक बनाना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश IBSA का सदस्य नहीं है। IBSA का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। बुक भी आप लोग पढ़े होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बांग्लादेश का सदस्य देश नहीं है, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए IBSA का पूरा नाम पूछा गया है। IBSA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, क्लियर हो गया, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, पूछा गया है जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य यानी दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में व्यापार होता है तो इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं बता दूं 2025 वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ मिलेगा आपको, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है ना, 776, ठीक है, 7607574584। इस पर आप लोग क्या करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, या तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं व्हाट्सअप पर भी सेंड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए 2025 वाला क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप लोग अच्छे से उसे देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया है। अभी परसों भी एग्ज़ाम है, काफ़ी एग्ज़ाम है, बहुत सारा लोड है, तो आप लोग भी थोड़ा मैनेज करेंगे। ठीक है ना, चले बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।